हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। आपका मेरे एनालाइज फॉर यू चैनल में स्वागत है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि कर्तव्य पर आधारित था, उसमें कुछ मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया हुआ है, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आप इग्नू से संबंधित कई वीडियोस पाएंगे। साथ ही साथ कई और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो जीके जीएस इंटरनेशनल रिलेशन और कई सारे वीडियोस इस यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अधिकार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिकार के बारे में, अधिकार की परिभाषा जानेंगे, अधिकार के प्रकार समझेंगे और अधिकार से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को भी जानेंगे। सबसे पहले लास्की का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, लास्की के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। इससे तात्पर्य यह है कि कोई एक राज्य अच्छा या बुरा आप किसको कहेंगे? यदि वो नागरिक को अच्छा फैसिलिटीज़ देता है तो वो राज्य अच्छा है, यदि वो फैसिलिटीज़ नहीं देता है तो वो राज्य बुरा है। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं, राज्य से तात्पर्य यहाँ पे देश से है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे स्वतंत्रता का काफ़ी अभाव है। तो लास्की का जो तात्पर्य है बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं अधिकार की परिभाषा। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। वोशान क्या कहते हैं? अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और आगे लागू करता है। वोशान कहते हैं कि अधिकार एक डिमांड है जिसे सोसाइटी स्वीकार करती है और इसे आगे इम्प्लीमेंट करती है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत हुआ व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। देखिए, श्रीनिवास शास्त्री जी कहते हैं कि अधिकार एक कानून द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है या नियम है जो नागरिक के सर्वोच्च कल्याण में, नागरिक के जो कल्याण है उसके लिए ये उपयोगी है। अब आते हैं कानून के प्रकार के बारे में। तो कानूनी जो अधिकार है, देखिए अधिकार दो तरह के होते हैं, एक कानूनी अधिकार और दूसरा है नैतिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक है सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार। देखिए, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, इसको समझिएगा। सामाजिक समानता, जो कि एक सामाजिक या नागरिक अधिकार है, की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए, सामाजिक समानता क्या है? ये एक नागरिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये नोट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सा संविधान से लिया गया है। तो ये संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता जो को दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक या नागरिक अधिकार के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, सामाजिक और नागरिक अधिकार के कई प्रकार हैं, है ना। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, यह सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। पहला है सामाजिक समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है रोजगार का अधिकार, पांचवा है शिक्षा का अधिकार, छठा है जीवन का अधिकार, सातवां है परिवार का अधिकार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जान लीजिए।
समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार, देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये अनुच्छेद 31 पहले था और 44वें संविधान संशोधन में इसे 300A के अंतर्गत कर दिया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जब यह मौलिक अधिकार था तब ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, लेकिन अब इसे 1978 में संविधान संशोधन के द्वारा 300A में कर दिया गया। अब चलते हैं रोजगार का अधिकार। सबको रोजगार पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। देखिए यहाँ पे सारा आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वही मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए आर्टिकल 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीवन का अधिकार, आप देखते हैं कि कई केसेस में लोग विदेश चले जाते हैं, ये आर्टिकल 21 का यूज़ करके ये ज़्यादातर लोग जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। कई बार आप मेनका गांधी के केस में हुआ था एक बार कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने जब केस किया तो जीवन का अधिकार के अंतर्गत उन्हें पासपोर्ट देना पड़ा। सरकार को जो है मेनका गांधी को पासपोर्ट देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि मेनका गांधी का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो विदेश जाना चाहते थे जहाँ वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत कोर्ट ने कहा कि भाई आप पासपोर्ट किसी का जब्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला मत देने का अधिकार, दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार, तीसरा सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, नेक्स्ट आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। देखिए, यदि आपको कुछ सरकार से डिमांड करना है तो आवेदन पत्र आप दे सकते हैं, तो ये भी आपके अधिकार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार के श्रेणी में आता है? और यदि आता है तो इसे नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि विद्रोह का अधिकार, ये कैसे अधिकार की श्रेणी में आता है? नहीं, बिल्कुल ये अधिकार की श्रेणी में आता है, ये नैतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति का, देखिए फैक्ट्री लिखा हुआ है, व्यक्ति कर लीजिएगा, एक व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। अतः अंतरात्मा की पुकार पर सरकार का विरोध किया जा सकता है। वास्तव में यह एक नैतिक कर्तव्य है और अधिकार भी, ये मेरा विचार है। गांधी जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। मेरे विचार से भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह अधिकार अंत में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, जब सरकार काफ़ी भ्रष्ट हो जाएगी उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश में जहाँ मत द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है वहाँ इसकी आवश्यकता कभी पड़ेगी। अधिकार संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, या इसे नैसर्गिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। चौथा है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। और पांचवा है अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत। देखिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांत, जिसे नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट कहा जाता है। देखिए आशीर्वादम के शब्दों में अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं इस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। देखिए प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब यह है कि ये काफ़ी पुराना है और प्रकृति का अंग भी है ना। ये मेन है कि यहाँ प्रकृति का ये अंग है। जैसे हमारा जो चमड़ी का कलर होता है वो प्रकृति का एक अंग है, तो अधिकार को आप कह सकते हैं ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है। हालांकि इसकी कई आलोचनाएं हैं, लेकिन अपने आप में यह एक सिद्धांत है। दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। देखिए इसकी मैं PDF फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का
जो ग्रुप है उसके बारे में मैं बता दूंगा, लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ फाइल है ये इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। देखिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है और इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम है। देखिए वैधानिक सिद्धांत कृत्रिम सिद्धांत है। ये जो है ये पहला वाला जो सिद्धांत मैंने पढ़ा वो प्राकृतिक सिद्धांत उसके बिल्कुल विपरीत है। ये कहता है कि नहीं ये भाई कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नेचर के द्वारा बनाया गया नहीं है। देखिए प्राकृतिक सिद्धांत इसलिए भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहता है क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांत मीन्स प्रकृति का सिद्धांत। तो प्रकृति से तात्पर्य ब्रह्मांड से है, ये सिर्फ पृथ्वी नहीं अलग अलग ग्रह में भी हो सकता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही यह प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता है वही अधिकार बन जाते हैं। मीन्स हम धीरे धीरे एक समाज में रहते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और उसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं। तो उसी को हम समाज जो है वो स्वीकार कर लेता है और वही अधिकार बन जाता है। नेक्स्ट है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। यस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। कानूनी रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। लास्की के शब्दों में समझें तो लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए समाज कल्याण सिद्धांत ये कहता है कि कोई ऐसा अधिकार मुझे मिल गया है जिससे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिद्धांत बिल्कुल गलत, ऐसा अधिकार बिल्कुल गलत है। तो लास्की इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। देखिए आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य होना चाहिए वो पूर्ण विकास होना चाहिए, अपना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, है ना। यही जो है कहती है।